दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2017 का प्रीलिम्स का जीएस का पेपर हल करेंगे। हमने काफ़ी प्रयत्न किया कि हमें ऐसे पेपर की पीडीएफ मिल जाए जिसमें सोल्यूशन ना दिया हो, लेकिन नहीं प्राप्त हो सका समय पे, तो जो हमारे पास है हम उसी को सॉल्व करते हैं। परीक्षा के नज़दीक अब है समय, तो जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसी से कर लेना उचित है। निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोन, एंडोस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? ये मेल हार्मोन है, यानी पुरुष हार्मोन है। थायरॉक्सिन मेल और फीमेल दोनों में स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। आपने स्त्रीलिंग हार्मोन में एस्ट्रोजन का नाम सुना होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम सुना होगा। ये 3 प्रकार का होता है, एक तो एस्ट्रोन होता है, उसमें 2 होते हैं एस्ट्राडियोल। तो आपको याद रखना है स्त्रीलिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोन और एस्ट्राडियोल, ठीक है। पुरुष हार्मोन कौन कौन से? एंडोस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? डिकम्पोज नहीं किया। डिकम्पोजिशन कौन करता है? या तो कवक करते हैं या बैक्टीरिया करते हैं। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जैव निम्नीकृत नहीं हो सकता है, ठीक है। प्लास्टिक कहाँ जैव निम्नीकृत होता है? सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन जैव निम्नीकृत हो सकते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस ओर धातुएं दे रखी हैं, इस ओर दे रखे हैं उनके अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, बिल्कुल सही है। कॉपर का सिनेबार नहीं होता है। सिनेबार किसका होता है? पारे का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर का फिर क्या होगा अयस्क? इसका होता है कॉपर पाइराइट। जिंक का अयस्क है कैलामाइन और आयरन का है हेमेटाइट, याद रखिएगा। इनको याद कर लीजिए, प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास स्रोत है आयोडीन का, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस ओर विटामिन दे रखी है और दूसरी ओर दे रखी है उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम। विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग होता है, बिल्कुल सही। सुखंडी को रिकेट्स भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है, पायरिया भी हो जाता है, याद रखना है आपको। विटामिन ए की कमी से गठिया होता है, ये गलत दे रखा है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो गठिया किस कारण से होता है? यूरिक एसिड के कारण, याद रखना आपको, किसके कारण होता है? यूरिक एसिड के कारण, ठीक है। विटामिन B1 इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा मांसपेशियों में दर्द या मसल स्पेन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। इनके साइंटिफिक नेम भी जान लीजिए। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायबीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन टाइफॉइडनासी, बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। क्रिस्टल वॉयलेट प्रतिरोधी, सही है। क्विनीन मलेरिया रोधी होती है, बिल्कुल सही है। एस्पिरिन निश्चेतक नहीं होती है। एस्पिरिन क्या होती है? दर्द निवारक होती है। निश्चेतक अर्थात जो आपको बेहोश कर दे, तो वो है क्लोरोफॉर्म, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉसिमर रेशम। और भारत में कर्नाटक का अग्रणी स्थान है रेशम उत्पादन में, दूसरे नंबर पर असम है। टसर रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है झारखंड में। मूंगा रेशम में एकाधिकार है असम का, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समान 70 kg भार वाले मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग, तो जितना मनुष्य का भार होता है उसका 7% व्यक्ति में ब्लड होता है, खून होता है, ठीक है। रक्त की मात्रा उतनी होती है, तो 70 का आप 7% निकालेंगे तो लगभग आएगा 5, ठीक है, यानी 5 लीटर। उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका आ गया 5000 मिलीलीटर। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, 7% होता है, ठीक है। कुल वजन का 7% होता है व्यक्ति में ब्लड। अब आप देख लीजिए आपका वजन कितना और आपके अंदर कितना खून है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो एसिड्स में विघटित करता है? अमीनो एसिड से ही मिलकर बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो उसको वापस अमीनो एसिड में कौन विघटित करता है? पेप्सिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये पेट क्वेश्चन है, फेवरेट है इनका। साथ ही इसके जो एक्सप्रेशन दिया उसको भी एक बार देख लेते हैं। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। सुक्रोज क्या करता है? या सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में
परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है, यह एमल्सीफाइड वसाओं को, फैट को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो इन चारों को एक बार रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। लाइफाई का विस्तृत रूप है लाइट फिडेलिटी, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडेलिटी है, प्रकाश तद्रुपता। भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। लाइफाई द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर के परिधि में भेजा जा सकता है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो ये वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसका नाम ही है लाइट फिडेलिटी, यानी कि लाइट का प्रकाश स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में। तो ठीक है, तो आपको ये वाला गलत हो गया। आपके 3 सही हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है आपकी डायनमो, ठीक है, और जनरेटर भी होता है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। यदि किसी बंद परिपथ में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न करने की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय एक बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसी को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रखिएगा। इस पर आधारित युक्तियां कौन कौन सी हैं, जनरेटर और डायनमो। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे तो उनको किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश की तो होती है, तभी दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आवश्यकता किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और जल की आवश्यकता तो होती ही है, जल नहीं मिलेगा तो पौधे सूख जाएंगे। खाना किस प्रकार वे अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। जीवाणु भोजी अर्थात इनको कहा जाता है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये जीवाणु को खाने वाले विषाणु होते हैं, ठीक है। और जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा, इसको घुमा फिर करके दोबारा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि 0 केल्विन के बराबर ही होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसको रट लीजिए, कई बार पूछा गया है और आपको पता भी होगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह है तापमान की, टेम्परेचर की इकाई है, ठीक है। कैलोरी, अर्ग, जूल ऊष्मा की इकाई है, जिसमें कैलोरी और जूल है आपकी एसआई इकाई ऊष्मा की, और अर्ग है आपकी सीजीएस इकाई किसकी, ऊष्मा की। याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फसल दे रखी है, दूसरी उनकी प्रजाति दे रखी है। सरसों की वरुणा होती है, सही है। मटर की सपना होती है। अलसी की सूर्या नहीं होती, अलसी की कौन सी होती है, नीलम होती है, ठीक है। याद कर लीजिए, इसमें दिया भी नहीं है। सूर्या किसकी है, पपीते की है। मूंगफली की कौशल होती है, ठीक है। कृष्णा होती है और बनारसी होती है। याद कर लीजिए, एक बार फिर से बोल देते हैं। सरसों की है वरुणा, मटर की है सपना, अलसी की है नीलम, सूर्या किसकी है, पपीते की है। मूंगफली की कौन सी है, कौशल, कृष्णा, बनारसी, ठीक है। आम की इन्होंने दे रखी है एक और, सिंधु बीज रहित होती, कई बार पूछी गई है। तो सारी याद कर लीजिए, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आर में खूब पूछे जाते हैं। साथ ही याद रखिएगा, पराक्वेत काफ़ी चर्चा में था इस साल, ठीक है। चर्चा में क्यों था, ये कि शाकनाशी होता है, हर्बिसाइड है, और उड़ीसा में कई किसानों ने इसको कंज्यूम करके सुसाइड कर ली, जिसके कारण इसको बाद में बैन करने की काफ़ी मांग उठी, ठीक है। और अब शायद इसको बैन भी कर दिया गया है। तो अगर पूछा जाए पराक्वेत क्या है, तो आप याद रखिएगा शाकनाशी है, खरपतवार नाश करता है, हर्बिसाइड है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है, बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी है, ये भी सही है। ऑर्किड अधिपादप है या एपीफाइड है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है घटपर्णी, जिसे क्या कहता है? पिचर प्लांट कहा जा सकता है या नेफेंथीज भी कहा जाता है। ये जलोद्भिद नहीं है, ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है और ये ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, खासकर दलदली इलाकों में, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए पौधे क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। पाल वंश के शासक थे। इसके स्थापना किसने की थी? पाल वंश की गोपाल ने, ठीक है। बौद्ध अनुयायी थे और गोपाल ने ओदंतपुरी का बौद्ध विहार बनवाया था, याद रखिएगा। साथ में धर्मपाल ने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को भी दान में दिए थे। तो आपको याद रखना है, धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय और 200 गांव दान दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के सही कालक्रम संयोजित कर अपना उत्तर दिए गए कूट से चयन कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे बुंदेलखंड के चंदेल शासक हैं। बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने, ठीक है। और नन्नुक के पुत्र जेजा के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाज भुक्ति पड़ा था। उसके बाद बनते हैं यशोवर्मन चंदेल वंश के पराक्रमी शासक, ठीक है। और उनके पुत्र होते हैं धंग, ठीक है। तो आपको याद क्रम से लगाना है। तो आप समझिए पहले क्या लगेगा क्रम से। पहले स्थान पर हो गए यशोवर्मा, दूसरे धंग हो गए, तीसरे नंबर पर आपके विद्याधर थे। विद्याधर ने क्या किया था? इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था, साथ में प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। और चौथे हैं कीर्तिवर्मा। तो क्रम आप लगाएंगे, पहले हैं यशोवर्मा, दूसरे हैं धंग, तीसरे हैं विद्याधर, तीसरे हैं कीर्तिवर्मा। बुंदेलखंड के चंदेल के आखिरी शासक कौन थे? अंतिम सम्राट कौन थे? याद रखिएगा, परमार्धिदेव, ठीक है। नाम क्या है उनका? परमार्धिदेव, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था और कलिंजर फोर्ट, कलिंजर किला जीत लिया था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो मिहिर भोज की आदि वराह उपाधि थी। इसके साथ ही याद रखिएगा, प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने की थी, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजा मिहिर भोज थे, ठीक है। आदि वराह के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से संबंधित है, सही है। हाथी गुम्फा खारबेल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भीतरी किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय संबंधित नहीं है, बल्कि ये संबंधित है स्कंदगुप्त से, याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। आखिरी है गिरनारी, संबंधित है रुद्रदामन प्रथम से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक और आचार दो रखे हैं, दूसरी ओर दिए हैं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत। लकुलिस ने कौन सा सिद्धांत दिया है? पशुपत का सिद्धांत दिया है। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। भद्रबाहु आप जानते हैं जैन मुनि थे, ठीक है, ये जैन होंगे। और गोसाल ने दिया आजीवक, इनका पूरा नाम है मक्खलीपुत्र गोसाल, आपको अब याद आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, तो स्थानांतरण कब किया गया था? आपको याद होगा 1327 में। अफगान षड्यंत्र किससे संबंधित है? ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करा दी थी, ठीक है। एक लकड़ी का भवन बनाया था और जो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक ने उसमें भवन में प्रवेश किया, वो अपने आप ही भवन गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो याद, ये कब हुआ था? 1325 में। और 1327 में 2 वर्ष बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी? 1296 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, जिस पे आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है, उसने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी को छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
1192 में, 1192 में आपको याद होगा। अब आप क्रम से लगा लीजिए, समझ गए होंगे। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, उसके बाद अफगान संयंत्र और सबसे लास्ट में लगेगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली या चिराग ए दहलवी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नासरुद्दीन को कहा जाता है चिराग ए दहलवी। ये चिश्ती सिलसिला के संत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो आपके किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने सर्वप्रथम शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। बाबर ने पानीपत प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, विजय के बाद प्रत्येक काबुल वासी को शाहरुख के नाम से एक एक चांदी का सिक्का भेंट स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय क्या है? बुद्ध धम्म संघ। इसको आप याद कर सकते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये कहलाते हैं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के शासक हैं। रणथंभौर का शासक कौन थे उस समय? हमीर देव थे। चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। देवगिरी के शासक थे राजा रामचंद्र राय। इनकी पुत्री से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह भी किया था। गुजरात के शासक थे कर्णदेव। ठीक है, इनकी पुत्री थी झत्यपाली, जिसका विवाह उन्होंने अपने पुत्र से करवाया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में आक्रमण किया तो कर्णदेव अपनी पुत्री के साथ भाग कर आ गए थे देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र राय के यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस ओर यात्री रखे, दूसरी ओर देश रखे। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, बिल्कुल सही है। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दूसरा मार्को पोलो, इटली से आया था, बिल्कुल सही है। इटली से और कौन सा आया था? निकोलो कोंटी। ठीक है, याद रखिएगा, निकोलो कोंटी भी इटली से आए थे। और ये किनके शासनकाल में आए थे? विजयनगर के साम्राज्य थे देवराय प्रथम, उन्हीं के समय में आए थे। तीसरे अब्दुल रज्जाक, ये तुर्की नहीं थे बल्कि ये फारसी या ईरानी थे। ये किसके समय में आए थे? ये आए थे विजयनगर सम्राट देवराय द्वितीय के समय, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे है नूनिज, ये पुर्तगाल से आए थे, बिल्कुल सही है। तो इनको याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसका मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल, भूमि की खेती के योग्य बनाने से संबंधित था। तो आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर से संबंधित था दीवान अमीर कोही, और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पांचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। उपरोक्त घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सही उत्तर सुनिए। तो हम देख लेते हैं कब क्या क्या हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 28 अगस्त 1928 को। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये लगभग 1930 के 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था, तो कह सकते हैं 1931। ठीक है, सांप्रदायिक पांचाट ये कब आया था बताइए? यह आया था 16 अगस्त 1932 को। इसको कम्युनल रिवॉर्ड भी बोला जाता है। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931। ये तो याद ही होगा आपको। अब आप क्रम से लगा दीजिए, क्या क्रम होगा? 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सांप्रदायिक पांचाट आया 1932 में, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक और विद्रोह दे रखे हैं, दूसरी ओर दे रखे हैं उनकी वर्ष। तो संथाल कब हुआ था? आपको याद रखना 1855-56 में। इससे संबंधित वीडियो हमने दे रखा है, आप चाहें तो हिस्ट्री की सीरीज़ एक बार देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। दूसरा, अहोम कब हुआ था? 1928 में। कोल कब हुआ था? याद करिए, ये हुआ था आपका
1928 में, और मोपला आपका हुआ है 2 बार। ठीक है, तो याद रखिएगा मोपला जो हुआ था, फिर से रिपीट कर देते हैं हम, ये 1892 के बीच में हुआ था, दोबारा 1921 में हुआ था। केरल के मोपलाओं ने ये विरोध किया था। दूसरा अहोम कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। ठीक है, कोल कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत थे। संथाल कहाँ हुआ था? ये बिहार के कौन सा परगना है वो? संथाल परगना में हुआ था। ठीक है, इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है इन सबको। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकान का वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया? तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन की खबर पहुंचाने के लिए रूबिकान ऑपरेशन नाम रख के समाचार ब्रिटेन पहुंचाया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण इसके सदस्य नहीं थे। FG सिलाई इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, DJ रीड और महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही है। राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं इसको। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवेलिस। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। समाचार दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? JC मार्समैन के द्वारा। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केसरी किसके द्वारा लिखा गया? BG तिलक के द्वारा। BG तिलक का एक और पेपर है मराठा। यंग इंडिया महात्मा गांधी का पेपर था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? तो कूका आंदोलन प्रसिद्ध है पंजाब में। ठीक है, वहां पे इसकी नींव पड़ी थी। इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज के से नहीं जुड़ा था? तो इसमें मेजर करतार सिंह नहीं जुड़े हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों तथा अधिकारियों में मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार, कर्नल गुरुदयाल सिंह आदि पर नवंबर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया था। उन्हें बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, आसिफ अली, कैलाशनाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बचाव समिति के गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल्स भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे जगह कूट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। दूसरा आपका पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, 17 नवंबर को। और आपके सांप्रदायिक पंचायत जो भी हमने पढ़ा, यह आया था 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, तो आप क्रम से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली और पौंडीचेरी। याद रखिएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी याद कर लीजिए। दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार किससे मिला? 70वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्था दे रखी, उनकी स्थापना के वर्ष दे रखे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना हुई थी 1988 में। याद कर लीजिए। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल लोकायुक्त बनाने की संस्तुति दी थी, उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। याद रखिएगा। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। 1967 में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। इस आयोग का कार्यकाल 1970 ईस्वी में समाप्त हुआ था। तो इसके 2 अध्यक्ष हो गए। कौन कौन? दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई और के हनुमंतैया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को अनटचेबिलिटी की
समाप्ति की व्यवस्था की गई थी? तो आर्टिकल 17 बहुत इजी है, आपको आता होगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, बिल्कुल सही है। 1/3 आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकते हैं। लेकिन सिक्किम एक अपवाद है, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या केवल 40 है, ठीक है। साथ में देख लीजिए किस अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 170 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 74वां, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सर्वाधिक थी और आज भी इसी बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। फिलहाल जब तक मोदी सरकार इसको बेचती नहीं है। यहाँ बेचने से मेरा पर्याय हिस्सेदारी बेचने से, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष, ये पुराना प्रश्न है तो इसको सॉल्व करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं सम्मिलित होगी? MMTC। क्यों? खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड प्रमुख रूप से धात्विक खनिज और गैर धात्विक व्यापार से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। कृषि सामानों से जुड़ी हुई कौन कौन सी है? नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और इफको। अगला प्रश्न है ट्राई निम्नलिखित में किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो यह दूरसंचार की नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में कौन सा है? तो माल्थस के अनुसार जन्म और मृत्यु पर नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है जनसंख्या नियंत्रण पर। उनके अनुसार क्या था? जो जनसंख्या है उसकी गुणात्मक वृद्धि होती है, जबकि जो खाद्य संसाधन है उसमें अंकगणितीय वृद्धि होती है, ठीक है। गुणात्मक मतलब जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। और खाद्य संसाधन में उसमें होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके स्वरूप क्या होता है? जो जनसंख्या और खाद्य संसाधन है उनके बीच में एक दूरी, एक खाई बनती जाती है और ये क्या हो जाती है? एक भयावह कंडीशन में पहुंच जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए। उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम जन्म पर नियंत्रण कर लें। अगला प्रश्न है जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो राजस्थान में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, याद रखिएगा, ठीक है। विकल्प के अनुसार वैसे ओवरऑल देखें तो बिहार में सबसे कम थी, ठीक है। बिहार का परसेंटेज है 51.5, लेकिन चूंकि बिहार नहीं है ऑप्शन में इसलिए राजस्थान को टिक करेंगे। राजस्थान में कितनी है स्त्री साक्षरता? 52.1%। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या की कमी आई? तो नागालैंड में जनसंख्या में कमी आई। निगेटिव वृद्धि दर थी यहाँ पे, निगेटिव 0.6%। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, नागालैंड में निगेटिव में जनसंख्या वृद्धि रेट था। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता थी? तो वैसे तो सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, लेकिन विकल्प के अनुसार मणिपुर में सर्वाधिक साक्षरता थी 79.2%, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्थान आता है पंजाब का, फिर स्थान आएगा असम का और सबसे खराब स्थिति है मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 31.16%, याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो बिहार में उच्चतम था, कितना था? 1106, 1106। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर केरल। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें या शहर की बात करें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जनसंख्या के हिसाब से। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा राज्य आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। तीसरे नंबर पर आएगा आपका आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर आएगा गुजरात। याद कर लीजिए, इसको दोबारा पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से आपका विकल्प बी सही हो गया है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही सही है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में जब पहुंचती है तो कितनी पहुंचती है? केवल 10%। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आपके पास 100 यूनिट एनर्जी है, ठीक है, और ये कोई चिड़िया है, इसको कोई दूसरा पक्षी खाएगा या सांप खाएगा तो उसके पास केवल 10% ही इसकी एनर्जी पहुंचेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। ठीक है, जो कुल नगरीय जनसंख्या है उसमें से कितनी महानगरों की जनसंख्या थी? तो इसका उत्तर होगा क्या? 42.61%। याद कर लीजिए। ठीक है, कुल कितने महानगर हैं? तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 53 महानगर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, वे कहलाते हैं महानगर। तो कितने हैं? 53 हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम है? तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम है। यहाँ की ज़्यादातर लोग बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए। हिमाचल प्रदेश वैसे भी कहा जाता है कि इस राज्य में केवल स्त्रियां निवास करती हैं। ठीक है, पुरुष बाहर कमाने के लिए अन्य राज्यों में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर में भारत का द्वितीय स्थान पर है? तो मिजोरम द्वितीय स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई है 11.45%, 11.45%। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7% है। ठीक है, जिसमें पुरुषों की कितनी है? 70.3 और स्त्रियों की है केवल 57.2, यानी यहाँ पे भी 20% का अंतर है स्त्री और पुरुष शिक्षा में। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जो विकल्प दिए उसके अनुसार गाजियाबाद की साक्षरता दर सर्वाधिक है, लगभग 78% साक्षरता है यहाँ पर। अगर हम ओवरऑल देखें तो गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट आता है, यहाँ पे 80% है। तो देखिए, यूपी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आरओ में। यूपी को अच्छे से पढ़ के जाइए, यूपी का सेंसस, यूपी का करंट अफेयर, यूपी का जो स्टैटिक जीके उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए। साथ में साइंस को बार बार पढ़िए, साइंस के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाइए और रिवीजन लगातार करते रहिए। नया कुछ पढ़ने का प्रयत्न मत करिए आखिरी समय में। फिलहाल प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो प्रति हेक्टेयर में नंबर 1 है पंजाब। ठीक है, और अगर टोटल कुल उत्पादकता में देखें चावल की तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उपजाता है। लेकिन अगर हेक्टेयर की बात करेंगे एरिया वाइज तो सबसे कम एरिया में ज़्यादा चावल कौन उगाता है? पंजाब। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जूट कहाँ मिलता है? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विश्व में एकाधिकार है जूट उत्पादन में। चाय, असम को चाय को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। गन्ना के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र? उत्तर प्रदेश। आलू के लिए भी, और केरल रबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो अभी हमने देखा आलू और गन्ना का तो है ही, साथ में गेहूं का भी है, तो आपका उत्तर बी हो गया इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही है, गेरुई गेहूं में पाया जाता है। अगौती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। फाल्स स्मट या झूठ कंड पाया जाता है चावल में, जौ में नहीं। तो आपका तीसरा वाला कथन सही नहीं है। खैरा धान में पाया जाता है। तो फाल्स स्मट और खैरा दोनों ही धान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दे रखा है, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, सही है। मृत्तिका में रंध्रकाश बड़े बड़े आकार के होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर रंध्रकाश बड़े बड़े होंगे तो जल्दी वाष्पित हो जाएगा जल, उसका वाष्पोत्सर्जन जल्दी हो जाएगा। तो किस प्रकार से मृत्तिका अधिक जल को धारण कर पाएगी, मतलब नहीं कर पाएगी? तो कारण गलत दिया हुआ है। आपका केवल कथन ए सही है, कारण गलत है, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता घटता हुआ क्रम लिखिए। तो अभी हमने बात की कि क्या मृत्तिका में क्या होता है, जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसके भी जो रंध्र हैं उनके आकार छोटे छोटे होंगे तो जल धारण क्षमता ज़्यादा होगी। अगर रंध्र बड़े बड़े हुए तो जल धारण क्षमता कम होगी। तो आपका उत्तर क्या होगा? मृत्तिका, गाद और बालू, ठीक है। बालू बहुत बड़े बड़े रंध्र होते हैं, इसके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो जल्दी हो जाएगी और जल ग्रहण करने की क्षमता नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है मृत्तिका, गाद और बालू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, ठीक है। एक और बांध दे रखे हैं, दूसरी ओर नदियां दे रखी हैं। आप जानते हैं दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चिनाब पर है। गांधी सागर चंबल पर है। उकाई तापी पर है। और तवा नदी पर है, ठीक है। तो कुछ याद ही नहीं करना है। अगला प्रश्न है, पंपास, पुस्टैज, वेल्ड, डाउन्स, ये घास के मैदान दे रखे हैं, दूसरी ओर देश दे रखे हैं। अब आपको जोड़े मिलाने हैं, कौन से घास के मैदान किस देश में अवस्थित हैं। तो पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का ही पड़ोसी देश है ब्राज़ील, और वहाँ पे पाए जाते हैं कैंपोज, याद रखिएगा। पुस्टास कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में, ठीक है, ऑस्ट्रिया। वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके साथ याद रखिएगा सवाना पूर्वी अफ्रीका में। स्टेपीज पश्चिमी मध्य रूस में और मध्य एशिया में। पेरी पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है धारवाड़ समूह। गोंडवाना समूह किसके लिए फेमस है? कोयला तथा अन्य जीवाश्म खनिज के लिए, ठीक है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा जो कुडप्पा सेल होती हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गैर धात्विक खनिज के लिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक और राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरे उनके राज्य दे रखे जहाँ पर वे अवस्थित हैं। इंताकी कहाँ पर अवस्थित है? आप बताइए। नागालैंड में, ठीक है। बेतला कई बार पूछा गया, झारखंड में। सिरोही मणिपुर में। और आपका गुइंदी है तमिलनाडु में, याद कर लीजिए, ठीक है। कई बार पूछे गए हैं ये सब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है एपिसेंटर पे, अधिकेंद्र पे, याद कर लीजिए, ठीक है। और जहां से भूकंपी तरंगें निकलती हैं उसे कहते हैं फोकस या भूकंप मूल। अगला प्रश्न है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए, जापान में मुख्यतः कई द्वीप हैं, मुख्यतः बड़े 4 द्वीप हैं, ठीक है। होक्काइडो, उसके बाद होन्शु के बाद पड़ता है आपका शिकोकू, फिर पड़ता है क्यूशू, ठीक है। होन्शु में ही है जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो सबसे बड़ा नगर है पूरे विश्व में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चुक्किक माता चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तांबा मतलब कॉपर, और चुक्किक माता भी सी से शुरू होता है, चिली भी सी से शुरू होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय में। आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया सभी पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। मिरी कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। मिरी, मिसमी, अबोर ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कोल्लई मलाई ये कहाँ पाई जाती हैं? आपकी तमिलनाडु में। और डालमा झारखंड में, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, वैसे आपको आता होगा। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 संख्या है। देख लेते कैसे। सबसे पहले गुजरात पड़ता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा आता है,
गोवा के बाद कर्नाटक पड़ता है, फिर आता है केरल और इस तरफ आ जाता है फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा और फिर आपका पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, याद हो गया आपको? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 हो गए तटीय राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके कारण उर्वरकता की कमी हो जाती है और पादप विविधता कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में कौन सा है? तो सबसे बड़ा है कौन सा? आपका जैव मंडल। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैव मंडल ही क्यों है? चाहे आप जल मंडल में देखिए, वहाँ पे भी जीव आपको मिल जाएंगे, स्थल मंडल में भी जीव मिल जाएंगे, ठीक है, वायुमंडल में भी जीव मिल जाएंगे। तो सम्मिलित रूप से जैव मंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति निवास करती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमने जो तो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनको छुड़वा दिया है, आप उन्हें खुद सॉल्व कर लेंगे, बड़े आसान से होते हैं। पहला इसमें क्या है, इस तरह संस्थान दे रखे हैं, दूसरे स्थान दे रखे हैं, देखना है सुमेलित हैं कि नहीं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है, याद कर लीजिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय दलदल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, दलहन, सॉरी दलदल कह रहे हैं, दलहन। तो याद रख लीजिए, ये कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है बनारस में। ये उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन अब इसको स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको बिल्कुल रट लीजिए। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? बनारस में है। इसका शुभारंभ 2017 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? मथुरा में। इसको भी रख लीजिए, पूछा जा सकता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दे रखा है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। पहली बात, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वो अन्य भाषाओं में असहज हों। और जो प्रश्न दिया है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक सेवा है, क्योंकि अगर जहाँ कारण दिया तो आप क्योंकि लगा के देख लीजिए कि कथन का सही कारण है कि नहीं। तो लिखा है भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो इसीलिए लोकप्रिय लोक भाषा नहीं है भोजपुरी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो आपका कारण गलत है, तो ठीक है, इसमें क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो सर्वोच्च उत्पादक है लखनऊ, लखनऊ में है मलिहाबाद, ठीक है, मलिहाबादी दशहरी प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जनपद निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जबकि आगरा चमड़े के उत्पादन, खुर्जा मिट्टी के बर्तन, मेरठ खेल के सामान का निर्यात विकास केंद्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है, कितनी है पदधारण अवधि? 8 वर्ष। पहले 6 वर्ष थी, इसको बढ़ा करके बाद में 8 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है कन्नौज इत्र का शहर है, कारण है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, ठीक है, ये सही है कि कन्नौज इत्र का शहर है, लेकिन इसीलिए इत्र का शहर नहीं कहलाता है कि सभी लोग इत्र का उद्योग करते हैं, गलत है कारण, ठीक है। तो आपका कौन सा सी होगा सही? ए सही है किंतु आर गलत है, कारण गलत है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बनारस में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म बनारस शहर में 8 मई 1929 को
जमींदार रामदेव राय के घर में हुआ था। वे बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्वी शहर पड़ता है बलिया, याद कर लीजिए, ठीक है, पेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बनारस संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं, झांसी औद्योगिक शहर नहीं है, ठीक है, ये क्या है? ऐतिहासिक शहर है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ही थी। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा उद्योग के लिए। मेरठ कैंची उद्योग के लिए। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय 6 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? इलाहाबाद में, याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल से हमने अभी पढ़ा, उत्तर प्रदेश में गन्ना, आलू, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा दिया, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, बिल्कुल सही है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, तो तीसरा तो गलत हो गया। चौथा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही है? 1, 2 और 4, यानी विकल्प सी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।